हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम टॉपिक 1 में कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि जब कभी एक चार्ज होता था, चार्ज किसमें ले रहे थे हम लोग अभी, रेस्ट में। तो इस चार्ज के चारों ओर क्या जनरेट होता था? इस चार्ज के चारों ओर इसका क्या होता था? फील्ड होता था, ऐसे। फिर फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होता था? पोटेंशियल होता था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते थे, है ना। अब हमारा काम स्टैटिक नहीं है, अब हम चार्ज को रोकेंगे नहीं। अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। जैसे दो चार्ज हम लाते थे रेस्ट में एक दूसरे के पास, अगर वो अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा। तो अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स उन पे लगता है जो कि कितना होता है? QE। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना, तो इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा? इनको मूव कराएगा मतलब इनके अंदर मोशन आएगा। अब चार्ज को हमें क्या करना है? मूव कराना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ये फ्री है, मान लिया कहीं पर भी है। इसको अगर मूव कराना है इस तरफ, तो इसके सामने हम क्या रख दें? एक प्लस प्लेट रख दें। प्लस प्लेट रखेंगे तो ये, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ ये भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से ये इधर एक्सिलरेट होगा। तो जब एक्सिलरेट होगा तो क्या होगा कि इसके अगेंस्ट में भी कुछ होगा। ये अगेंस्ट में जो होगा, इसकी मोशन के अगेंस्ट में जो होगा, उसको हम बोलेंगे करंट। क्या बोलेंगे? करंट। तो ये जो करंट होगी, ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगी। ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का हमने एग्जांपल लिया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मोशन करेगा तो इधर तरफ क्या होगा? करंट होगा। और सोचो अगर कोई पॉजिटिव आयन हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो, उसको अगर मोशन कराना है तो हमें यहाँ पे कौन सी प्लेट लेनी पड़ेगी? यहाँ पे माइनस प्लेट लेनी पड़ेगी। तो ये इसकी वजह से इधर मूव करेगा, तो इसके अगेंस्ट में भी क्या मिलेगा? हमें करंट मिलेगा। इसकी ये जो करंट है ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये करंट जो होगी ये किसकी वजह से होगी? यहाँ पे जो करंट होगी ये किसकी वजह से होगी? आयंस की वजह से होगी, है ना। अगर पॉजिटिव आयन है तो दोनों चार्जेस चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होती है। ठीक है। तो अगर मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होके कई सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो चार्ज यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक। मान लिया हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसमें हमने इधर प्लस फील्ड लगाया और इधर से माइनस फील्ड लगाया। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ भागेंगे? ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे प्लस की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो करंट किधर जनरेट होगा? प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रॉन की मूविंग की डायरेक्शन क्या है? माइनस टू प्लस। तो उसके अगेंस्ट में करंट किधर होगी? प्लस टू माइनस। ठीक है। तो वो अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे मिलके कोई चार्ज बनाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी।
कितना चार्ज फ्लो हुआ है कितने टाइम में, ठीक है। या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब हमारा काम है इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखना। तो डिफरेंशिएशन अगर बहुत स्मॉल चार्ज है, फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू मूव ओवर टाइम डी टी, तो करंट क्या हो जाएगा, देन करंट क्या हो जाएगा बच्चा, करंट हो जाएगा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन फॉर्म हो गया, है ना। और इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा टाइम T1 टू T2 I इंटू डी टी। दो टाइम में हमें क्या पूछेगा कि करंट कितना, मतलब चार्ज कितना फ्लो हुआ है किसी कंडक्टर से। अगर हम यूनिट की बात करें तो यहां देखेंगे, करंट की यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, कूलाम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर, और ये क्योंकि चार्ज की वैल्यू देगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक। यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। सपोज करो टाइम और करंट के बीच में कोई ग्राफ दिया हुआ है ना। टाइम और करंट के बीच में कोई ग्राफ दिया है और उस ग्राफ का कोई भी शेप हो, ये कैसा है, राइट ट्रायंगल है, मान लिया कुछ रेक्टेंगल शेप हो, तो इसका जो भी एरिया होगा, इस राइट ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा, है ना, तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ will give चार्ज। वो चार्ज की बताएगा कि वो उसमें चार्ज कितना उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एरिया। जैसे ये ट्रायंगुलर है, राइट ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस पे क्या है, टाइम है, और हाइट पे क्या है, करंट है। तो हम एरिया निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चा, एसआई यूनिट हो गया एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अगर हम, ये वो डायरेक्शन नहीं है, ये फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है। वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि इस डेफिनेशन में देख सकते हो आप। इस डेफिनेशन में देखिए कि जो डायरेक्शन होगी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जिधर तरफ चार्ज फ्लो होगा उसके अपोजिट में डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद में टॉपिक पे जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखेंगे, ये क्या है आखिर ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इससे समझने से पहले इसको समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कौन सा मोशन करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मोशन करते हैं थर्मल मूवमेंट। जो भी इनका मोशन होता है वो कैसा होता है, थर्मल मतलब उनमें थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं एक तरह से, है ना। तो वो वाली जिसको हम लोग रैंडम वेलोसिटी भी बोलते हैं। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, रैंडम वेलोसिटी से ये इधर उधर मूव करते रहते हैं कंडक्टर के सरफेस पे। तो ये जैसे कंडक्टर है कोई, तो इसके सरफेस पे जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन, ये जितने इलेक्ट्रॉन है ये सब रैंडम इधर उधर ऐसे ऐसे, ये रैंडम स्पीड से ये लोग क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। कब, जब इसको कंडक्टर को हमने फील्ड नहीं दिया है,
अब अगर हम इस कंडक्टर को किसी फील्ड में रख दें, ठीक, अब इस कंडक्टर को मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई इसकी मान लिया कुछ भी मान सकते हैं, L मान लो, ठीक है, और इस ये इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, ये रहे इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हमने कनेक्ट किया, अब तुम देख सकते हो कि हमने इसको फील्ड से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, तो फील्ड स्टैब्लिश होगा, इधर पे प्लस होगा, इधर पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, मूव करना शुरू करेंगे, किधर तरफ, प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये मूव करेंगे प्लस की तरफ, है ना। तो जब प्लस की तरफ मूव करेंगे तो एक बात बताओ, क्या केवल कंडक्टर के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, नहीं ना, कंडक्टर के पास आयन भी तो होंगे, नहीं होंगे, बताओ, आयन भी तो होंगे। तो ये आयन कुछ इस तरह से होंगे, आयन भी होंगे और एटम्स भी होंगे, है ना, तो वो एटम्स भी सेट होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को मतलब निगेटिव से प्लस पॉजिटिव तक चलने के लिए इनसे होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। जब इनसे होकर गुजरेगा तो इनसे ये टकराएगा, इनसे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये टकराते हुए यहां तक पहुंचेगा इनसे, ठीक। तो टकराते हुए ये जो पहुंच रहा है, तो हर एक टक्कर पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है ना, क्योंकि टकराएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट इसका लूज होगा, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो ये जिग जैग पाथ को फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इधर देख लो, इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ को फॉलो करेगा, इधर इधर प्लस है, तो ये जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा और कहां पहुंचेगा, प्लस पे पहुंचेगा। तो ये जो जिगजैग पाथ फॉलो किया है इसी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। और इस ड्रिफ्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का। सोचो कितना स्लो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है ना। तो ये हो गई तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कहां से, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक बात समझना कि जब भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ना होके मान लिया बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, इसको चार्ज ले लो, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है और आयन भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो चार्ज जब मूव करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, है ना, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। कौन सा फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू ई, है ना। अब इस फोर्स से ये मूव करेगा और इसी फोर्स से ये क्या करेगा, मोशन करेगा। तो मोशन क्या हो जाएगा, ma, है ना। तो जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स क्या जनरेट कर रहा है, मोशन जनरेट कर रहा है ना। तो मोशन किसके बराबर हो जाएगा, मोशन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो मोशन फोर्स क्या है, ma, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, QE, है ना। अब इसकी वेलोसिटी क्या हमने ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। अब ये इस वेलोसिटी से चल रहा है तो इसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, है ना। तो टाइम मान लिया क्या लग रहा है, टाउ। तो ये हो गया m इंटू VD अपॉन टाउ इक्वल टू QE, है ना। या VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE अपॉन m इंटू टाउ। ये हो गया, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, किसी जब कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। वही अगर इलेक्ट्रॉन हो, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह क्या रख देंगे हम, इलेक्ट्रॉन। तो VD क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो E टाउ अपॉन m। ये हो गई तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक हमें नया टर्म यहां पे मिला, टाउ। इस टाउ को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं टाउ को, रिलैक्सेशन
टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, देखना ये एटम्स हैं, ठीक है, कंडक्टर के, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, है ना, टकराते टकराते ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। तो दो लगातार टक्करों के बीच जितना इसको टाइम मिलता है, दो लगातार टक्करों के बीच जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये तुम्हारा यहाँ पे टाइम ना होके ये क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, है ना। और ध्यान रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत ही कम होता है, इतना ऑर्डर होता है ना। तो एक चीज सोचो कि अगर कंडक्टर में, वायर में इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है, तुरंत पंखा ऑन हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? इलेक्ट्रॉन तो बड़ा स्लो चल रहा है इधर से इधर, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तभी तो करंट इधर मिलेगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तब करंट इधर मिलेगा, उसके बाद में चीज चलनी चाहिए, कोई भी अप्लायंस है वो चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये चलती हुई करंट किसको जन्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी स्पीड से चलती हैं? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती हैं। ओके, इसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अब हमारा इसमें एक और छोटा सा टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक रहेगा ये करंट डेंसिटी। दो छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, करंट डेंसिटी एंड दूसरा है मोबिलिटी। ठीक, करंट डेंसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लिया ये कोई सरफेस है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो इस सरफेस से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको किससे नोट करते हैं? जे से। किससे नोट करते हैं? जे से। सो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। ये हो गया आपका करंट डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा? आई का एम्पियर, और ए का क्या हो जाएगा? एरिया है तो मीटर स्क्वायर। दूसरा है टर्म मोबिलिटी, इसको हम लोग नोट करते हैं म्यू से, ठीक है। मोबिलिटी जो होती है वो रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फील्ड से। किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फील्ड से रेशियो होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशियो होता है। तो म्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? वी डी अपॉन ई, या म्यू इक्वल टू वी डी क्या है भैया? यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम इनटू तुम्हारा क्या है? ई से ई कट गया, तो देख रहे हो मोबिलिटी क्या हो गई? ई टाउ अपॉन एम। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये किस पे डिपेंड कर रही है? रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, और चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ना कि फील्ड पे। तो इसको बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चार्ज होगा तो यहाँ पे क्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोबिलिटी, और ये हो गई आपकी करंट डेंसिटी, ठीक है। पॉज। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि अगला हमारा जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट आई। किससे नोट करते हैं? आई से। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमारा ये काम है कि इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पास या चार्ज के पास, तो उसके करंट पर भी उसका असर पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा, है ना। मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है L, ठीक है। इस पे
एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन ले लो या चार्ज ले लो, ये कोई चार्ज है Q, है ना, जो मूव करना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी कौन सी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज तो होगा नहीं, होंगे बहुत सारे, और सारे चार्ज क्या करेंगे? यहां से यहां तक जाएंगे, पूरी लेंथ की, कंडक्टर की लेंथ को कवर करेंगे, है ना। अब जब कंडक्टर की लेंथ को कवर करेंगे, मान लिया इस कंडक्टर का जो एरिया है वो क्या है? ए। एरिया इसका क्या है? सेम है, दोनों तरफ ए है। तो अगर हम देखें तो लेंथ क्या हो जाएगी? फॉर लेंथ, एक सेकेंड, कंडक्टर की जो लेंथ हो जाएगी वो बच्चा क्या हो जाएगी? कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी L इक्वस टू वी डी इंटू टी, क्योंकि इस चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए, है ना, यहां से यहां तक टाइम भी लगेगा। तो लेंथ हो गई इसकी ये। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, एरिया कितना है? ए, और लेंथ हो गई वी डी इंटू टी। ओके, अब इस वॉल्यूम में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस वॉल्यूम में। एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम सीधा सीधा एक वॉल्यूम में लिख लेते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर वन इलेक्ट्रॉन अगर वन चार्ज हो, सुनो, अगर एक इलेक्ट्रॉन केवल चल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वॉल्यूम क्रॉस करना होगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो कितना हो जाएगा? फॉर एक इलेक्ट्रॉन ई ए वी डी इंटू टी, है ना। लेकिन यहां पे कितने हैं? एन है, और कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? चार्ज थ्रो वॉल्यूम, चार्ज फ्लो थ्रो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा भैया? चार्ज हो जाएगा एन ई ए वी डी इंटू टी। ये हो जाएगा चार्ज फ्लो पूरे वॉल्यूम से। अब ये हो गया चार्ज फ्लो, ये तो इधर से इधर की बात हो गई कि चार्ज यहां से यहां आ गया। अब इसके अगेंस्ट में क्या चलेगी? करंट चलेगी। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मैंने तुम्हें बताया हुआ है। करंट इक्वल टू क्या होता है? करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, एन ई ए वी डी इंटू टी अपॉन टी। टी से टी कट गया तो आई इक्वल टू अपने को क्या मिल गया? एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या चार्ज कोई है वो ड्रिफ्ट करेगा इस तरफ और करंट मिलेगी हमें इस तरफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह कोई चार्ज हो तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन क्यू ए वी डी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर हम ए को इधर ले आए, है ना, देखना, ए को अगर हम इधर ले आए तो आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन क्यू वी डी, एन क्यू वी डी। आई अपॉन ए क्या है? अभी मैंने बताया था, इसमें देखिए, आई अपॉन ए क्या है? करंट डेंसिटी है। क्या है? आई अपॉन ए इज द करंट डेंसिटी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? J इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन क्यू वी डी। ये हो जाएगा करंट डेंसिटी का, है ना। तो ये हो गए आपके रिलेशन। इसका यूनिट एम्पियर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने करंट पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, है ना, और कैसे चार्ज एक जगह से कंडक्टर में दूसरी जगह फ्लो होता है, कैसे हमें उसके अगेंस्ट में करंट मिलता है। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है और वो हायर पोटेंशियल पर पहुंचता है और उसके अगेंस्ट में क्या मिलती है? करंट मिलती है। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकाला, है ना। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ।
तो ओम्स लॉ बताता है करंट और वोल्टेज के रिलेशन के बारे में, है ना। ओम्स लॉ से में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है ना। तो देखेंगे कि हमारे पास हमारा टॉपिक क्या हो गया, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। ओम्स लॉ कहता है, उससे पहले हम रेजिस्टेंस देखेंगे क्या है, कि जब हम किसी बैटरी से इस कंडक्टर को जोड़ा, हमने इसको जोड़ दिया, अब जो चार्ज है वो क्या होगा, चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, मूव होना स्टार्ट होंगे। किस वेलोसिटी से मूव होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होंगे। सोचो अगर ये एटम और आयन ना होते तो इनकी वेलोसिटी कितनी होती, अगर ये एटम और आयन ना होते तो ना इलेक्ट्रॉन्स की या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी टक्कर होती, ना टक्कर होती तो ना ही रेजिस्टेंस होता, उनके रास्ते में कोई बाधा ही नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये जिगजैग पाथ मिलता है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। तो ये जिगजैग पाथ फॉलो करने के पीछे रीजन क्या है, ये जो इसके एटम्स और जिस कंडक्टर के एटम्स हैं और जो आयंस हैं वो इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसीलिए रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये कि जो चार्ज चलेगा वो सीधे रास्ते ना जाके वो कैसे जिग जैग रास्ते पर जाएगा और पहुंचेगा हायर पोटेंशियल पे, तब उसके अगेंस्ट में तुम्हें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। तो ओम्स ने कुछ ऐसा ही डिसाइड करने की कोशिश करी। एक और एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी मतलब I अपॉन ए, ठीक है। जनरली अगर वैसे ना कहें तो जनरली जो ये होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फील्ड के, जैसा तुम फील्ड लगाओगे वैसी करंट डेंसिटी होती जाएगी। या ये जे डिवाइडेड बाई ई, है ना, ये जो J डिवाइडेड बाई ई होता है ये होता है इक्वल टू कांस्टेंट के कोई, है ना। तो ये जो एक दूसरे से कैसे है, डायरेक्टली रिलेटेड है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन J प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे जो ये कांस्टेंट आएगा, है ना, वो क्या होगा, ये हमारा मुख्य मुद्दा है ना। तो ये जो कांस्टेंट है E अपॉन J, ये होगा तुम्हारा रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रो इक्वस टू ई अपॉन जे। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। और जो रेजिस्टेंस तुम्हें यहां पे मिला था, जो रेजिस्टेंस तुम्हें यहां पे ऑफर किया गया था, किसके द्वारा, इन एटम्स के द्वारा, उस रेजिस्टेंस को हम किससे नोट करते हैं, आर से, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर होता है, ठीक है, ऑफर्ड बाय एटम्स टू चार्ज व्हेन फ्लो, है ना। तो रेजिस्टेंस को हम किससे नोट करेंगे, आर से नोट करेंगे। तो यूनिट होगा रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम। अब ओम को देखते हैं, ओम तो हमने देख लिया, ये हमारी रेजिस्टिविटी हो गई। अब ओम्स का लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर पर, ये कोई कंडक्टर है, इस पे हम अगर इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ना बदली जाए, जैसे टेम्परेचर है, लेंथ है, एरिया, ये कुछ ना बदला जाए, ठीक है, तो जो भी तुम इस पे पोटेंशियल लगाओगे वो उतना ही करंट तुम्हें देगा, जितना पोटेंशियल लगाओगे उतना ही करंट तुम्हें मिलेगा। या V प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। V किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के। या V इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, आएगा R I, या V बराबर क्या हो जाएगा, I R। तो यहां पे जो R है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या है, एक कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, अगर यहां पे देखें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I
V का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, इनके सम्मान में हमने इसको क्या रखा, ओम। इसका नाम, रेजिस्टेंस की यूनिट का जो नाम रखा वो हमने क्या रखा, ओम। असल में वो यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। ओके, इसके बाद में ऐसे कंडक्टर जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाए उतना करंट बढ़ता चला जाए, तो ऐसे कंडक्टर कौन कहलाते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, है ना। ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स कंडक्टर एंड दूसरे होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं बच्चा, जो फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब अगर उनका आई और वी का जो ग्राफ खींचा जाए, वी और आई का ग्राफ खींचा जाए, तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, 45 डिग्री पे होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और जो नहीं फॉलो करते हैं, है ना, ऐसे कंडक्टर जो डजंट फॉलो ओम्स लॉ, है ना, मतलब जितनी करंट वोल्टेज तुमने दिया करंट ज्यादा हो गई, वोल्टेज तुमने दिया करंट कम हो गई, है ना, जो नहीं फॉलो करते हैं वो होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। और इनके लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ भी हो सकता है, बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है, किनके बीच में, आई और वी के बीच में, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से हमारा जो ओम्स लॉ हो गया वो किसको डिफाइन करता है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है ना। इसमें एक और इसी से रिलेटेड है कि ओम्स ने कहा भी कि अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L है, और उसका एरिया क्या है, A है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, ये इसका एरिया हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा L/A। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ρL/A, ठीक है। यहां पे ये जो रो है इसको हमने क्या बोला था, अभी यहां पे देखो, रो क्या है, रो है तुम्हारी रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, है ना। तो अब यहां पर आ जाएंगे, रो है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। जैसे अपने पास बाजार में जाते हैं तो लोहे के तार की जगह हम कौन सा तार प्रेफर करते हैं, कौन सा वायर प्रेफर करते हैं, कॉपर का प्रेफर करते हैं, है ना। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, चांदी है। अब सोचो अगर चांदी के तार रोड पे लगा दिए जाए तब तो चोर खोल ले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग कॉपर के और एल्यूमिनियम के तार प्रेफर करते हैं देन लोहे के तार के, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी को, जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के इनवर्स होती है। यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टिविटी है ना, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो का अगर हम यूनिट देखें तो रो का जो यूनिट होगा, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो होगा ओम इंटू मीटर, है ना। यहां से भी निकाल सकते हो आप, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, है ना। तो एरिया, ये आर का क्या हो गया, ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है। तो टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे अल्फा जो है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। RT क्या है, किसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर, और R0 क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर या किसी एक कोई वैल्यू दी होगी उसका टेम्परेचर, उसका उस पे रेजिस्टेंस है उस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर हम
कॉन्सेप्ट समझना, अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, इसको गर्म करें, गर्म करेंगे तो जो इसके एटम हैं वो क्या होंगे, अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट होना शुरू करेंगे। जो एटम नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना इतना वाइब्रेट कर रहा था, अब उसको टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या मिल रहा है, एनर्जी, तो उसके जो वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं, तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ जाने पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ पे आ रहा था, अब उसको और ज्यादा जिगजैग पाथ का सामना करना पड़ेगा, मतलब उसको और ज्यादा टक्कर होंगी, ये एटम उसको और ज्यादा टक्कर प्रोवाइड कराएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, ये ध्यान रहे। और कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, तो वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए, सीबीएसई ने इसको केवल इसके फॉर्मूले को रखा है और इसके कॉन्सेप्ट को रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक, अभी तक W हमने पढ़ा है पोटेंशियल वाले में, पोटेंशियल में पढ़ा था कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, यही होता है। V इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ऑन द चार्ज। और अगर ये चार्ज मूव कर रहा है इस पोटेंशियल की वजह से, तो W अपॉन क्या हो जाएगा, IT, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो IT हमने यहां रख दिया, तो हमें W क्या मिल गया, VIT। ये जो W है, ये जो वर्क डन है, यही तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब अगर हम ओम्स लॉ यूज करके, ओम्स लॉ को यूज करें, V इक्वल टू क्या होता है बच्चा, IR, तो E क्या हो जाएगा, V की जगह रख दो IR इंटू I इंटू T, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। एक ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब अगर हम I की जगह कुछ और, फिर से ओम्स लॉ यूज करो, V अपॉन R रख दें, इसी से I की जगह हम क्या रख दें, V अपॉन R रख दें, तो देखो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, या R से R कट गया, क्या मिल गया, V स्क्वायर T अपॉन R। तो कितने फॉर्मूले हो गए एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हो गए कितने, 3, एक ये और एक ये। जब V और I दिया हो तो इसको यूज करो, जब I और R दिया हो तो इसको यूज करो, जब V और R दिया हो तो इसको यूज करो। तो 3 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में इसी के साथ में पावर आता है। पावर का हमने क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, या यही वर्क यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि वर्क एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल टर्म है। तो E अपॉन T। अब देखना कैसे आएगा, यहां पे E का पहला फॉर्मूला क्या है, VIT। ठीक है, क्या रख देंगे, VIT अपॉन T, T से T कट गया, पावर का पहला फॉर्मूला क्या आ गया, VI। V क्या है, पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है। क्या हट गया, केवल T हट गया है, देखना यहां से T क्रॉस हो गया। अब 2 फॉर्मूले और हैं यहाँ पे, एक कौन है, एक ये है और एक ये है। तो क्या करना है अपने को, T हटा देना है, बस क्या करना है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, पावर का यूनिट हो जाएगा वॉट। क्या हो जाएगा, वॉट, ये भी वॉट। और यहां पर इस वाले में ये, क्योंकि ये वर्क था, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, तो इन सब का यूनिट क्या होगा, जूल। जूल, अगर टाइम है तो एनर्जी है, टाइम नहीं है तो क्या हो जाएगा, टाइम अगर क्रॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इस क्लास में लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने इलेक्ट्रिक करंट कवर कर लिया, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली, ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पढ़ लिया। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट डालूंगा आप लोगों को। इसमें
अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। एजू सरकम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, अपने यार दोस्त और अपने घर परिवार में इसको शेयर कीजिए। जो भी बच्चों को ज़रूरत हो, सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम से इस बार देने जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर कुछ मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी तो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा खुद अपने लिए। और ईश्वर के आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।